अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम जीके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए, क्लास 7th जनरल नॉलेज। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको इसका कंटेंट दिखाएंगे, यानी आपको इसका सिलेबस बताएंगे। तो जल्दी से आप इसका कंटेंट ओपन कर लिए बच्चों। हमने आपको पहले पीए फर्स्ट और हाफ ईयरली पढ़ाया था, तो पीए फर्स्ट का आप इसका टेस्ट दे चुके हैं। ठीक है, ये पूरा यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आप इसका पीए फर्स्ट का टेस्ट दे चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 से 17 तक। उसके बाद हाफ ईयरली में आपने पढ़ा था 18 से लेकर, चैप्टर नंबर 18 से पढ़ा था आपने हाफ ईयरली में। कहाँ तक बच्चों? चैप्टर नंबर 32 तक पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पीए सेकंड का सिलेबस। पीए सेकंड में आपके हैं चैप्टर नंबर 33 से लेकर चैप्टर नंबर 48 तक। कितने चैप्टर हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 16 चैप्टर आपके पीए सेकंड में आएंगे, जिसमें हमने ये 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, मतलब 4 पार्ट में डिवाइड किया है। हमारा हाफ ईयरली लास्ट यानी फाइनल जो हमारा हाफ ईयरली ख़त्म हुआ था वो हुआ था हमारा पार्ट नंबर 7 में। यहाँ पर हमारा हुआ स्टार्ट पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में 4 ये चैप्टर हैं। उसके बाद पार्ट नंबर 9 में 4 चैप्टर, उसके बाद पार्ट नंबर 10 में 4 चैप्टर और पार्ट नंबर 11 में 4 चैप्टर, यानी आपके 4 चैप्टर आपके PA2 में आएंगे। कौन कौन से? पार्ट 8 9 10 11, ये 4 चैप्टर आपके PA2 में आएंगे। और आपको इसे अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, तो 20 नंबर में कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको हर एक चैप्टर्स अच्छे से तैयार करना है। पहला है हमारा 33 34 35 36, ये 4 चैप्टर हैं इसमें, चैप्टर नंबर 33 34 35 36। तो स्टार्ट करते हैं हम। पेज नंबर 42 ओपन कर लिए। किससे स्टार्ट करेंगे? चैप्टर नंबर 33 से। चलिए, चैप्टर नंबर 33 स्पोर्ट्स नॉट टू कॉमन। पेज नंबर 42 स्टार्ट करते हैं चैप्टर। पेज नंबर 42 ओपन कर लिए बच्चों। स्पोर्ट्स नॉट सो कॉमन, यहाँ पर सो है, वहाँ पर 2 लिखा है, आई थिंक सो कॉमन है, हमने गलत बोल दिया। यहाँ पर पार्ट नंबर 8 है, तो आप क्या लिखेंगे? पार्ट नंबर यहाँ पर 8 मेंशन कर देंगे। तो आप यहाँ पर बच्चों अपनी बुक में भी लिख लिए, पार्ट नंबर 8 लिख दिए यहाँ पर। और यहाँ पर आपको डेट लिखनी है, तो आप डेट किस दिन की मेंशन करेंगे? यहाँ पर डेट आपको खुद मेंशन करनी है, किस दिन की यहाँ पर लिखेंगे आप डेट? जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी, यहाँ पर उस दिन की यहाँ पर आपको डेट लिखनी है। चलिए, स्पोर्ट्स नॉट सो कॉमन, ये करें वो स्पोर्ट्स जो कि ज़्यादा कॉमन ना हो। ठीक है, जो कि ज़्यादा कॉमन ना हो। नॉट सो कॉमन मतलब बहुत सारे अलग अलग मीनिंग निकलते हैं इसके, जो कॉमन ना हो, बहुत कॉमन नहीं है, बहुत आसान नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ दीज स्पोर्ट्स आर नॉट सो कॉमन, नेम द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। ये कह रहे हैं ये जो स्पोर्ट्स हैं कुछ, ये ज़्यादा कॉमन नहीं है, मतलब हर कोई ज़्यादातर नहीं खेलता है इन्हें। ठीक है, कुछ ही जगहों पर ही ये खेले जाते हैं। जैसे हमारा क्रिकेट है, हमारा क्रिकेट और फुटबॉल तो हमारा ऑल ओवर द वर्ल्ड खेला जा रहा है हमारा। ठीक है, क्रिकेट और फुटबॉल ऑल ओवर द वर्ल्ड खेला जाता है हमारी पूरी दुनिया में। क्रिकेट और दुनिया में तो नहीं, मतलब हमारे हिंदुस्तान, हमारे अर्थ पर पूरी दुनिया में, हाँ यही के लिए हमारी पूरी दुनिया में, हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पूरी धरती है, इस पे जहाँ जहाँ पर जगह है, लोग बाग क्रिकेट के बारे में, फुटबॉल के बारे में तो जानते ही हैं। कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिसके बारे में हर जगह नहीं जाना था है, कुछ जगह के वो पर्सनल गेम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है नेम द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, ये कुछ स्पोर्ट्स के बारे में दिया है बच्चों, उसके हमें नाम बताने हैं। पहला क्या है? इन दिस फ्रेंच मार्शल आर्ट, ये कह रहे हैं ये फ्रेंच मार्शल आर्ट है। फ्रेंच मतलब फ्रांस से रिलेटेड फ्रेंच। इन दिस फ्रेंच मार्शल आर्ट हैंड एंड फीट आर यूज एज वेपन, ये करें एक ये फ्रेंच मार्शल आर्ट्स है, इसमें हाथों और पैरों को इस्तेमाल करते हैं डिफेंड के लिए, मतलब हथियारों को तौर से हाथों और पैरों का इस्तेमाल करते हैं लड़ने के लिए। ठीक है, ये मार्शल आर्ट है। देखो बच्चों, मार्शल आर्ट एक टेक्निक होती है जिससे इंसान अपने आप को डिफेंड करने के लिए प्रैक्टिस करता है, मतलब तैयार करता है, अपने आप को इस काबिल बनाता है कि कभी अगर उसके ऊपर कोई हमला कर दे तो वो अपने आप को डिफेंड कर जाए। मार्शल आर्ट्स इसलिए नहीं सिखाया जाता कि वो दूसरे पर अटैक करे, हाँ वो इस काबिल रहता है कि वो दूसरे पर अटैक कर सकता है, क्योंकि भाई उसे लड़ने की कला आती है, उसे लड़ने के तौर तरीके आते हैं। जैसे कराटे हैं, टैइक्वांडो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कुंफू है, बहुत सारी चीज़ें, उससे अगर वो सीखा हुआ है तो वो एक दूसरे इंसान को मार सकता है, लड़ सकता है, जिसे कराटे ना आते हों, टैइक्वांडो ना आते हों, कुंफू ना आते हों। मगर मार्शल आर्ट्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप सीखिए और जाइए, जो नहीं सीखे उन्हें मारिए और उनके चोरी करिए, पर्स छीनिए, इस सब के लिए नहीं, बल्कि इसलिए सीखा था अपने डिफेंड के लिए, अपने बचाव के लिए। अगर कोई आपके ऊपर अटैक कर दे, कोई चोर है, कोई लुटेरा है, वो अटैक कर दे, आपको कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, मार्शल आर्ट इसलिए जब सिखाते हैं तो पहले ही ये सारी चीज़ें बता दी जाती हैं कि अपनी कला को हमें गलत यूज़ नहीं करना है, कि कहीं पर लुटेरे बन के चले गए, अपनी कला को, अपनी टेक्निक को यूज़ करा और वहाँ पर लूट लिया, पूरा बैंक लूट लिया। बैंक तो खैर बड़ी बात हो गई, छोटी मोटी दुकान लूट ली, कहीं रास्ते में कोई आदमी जा रहा है उसे लूट लिया मार के उसे। तो अपनी आर्ट्स को, अपनी जो
टेक्निक्स हैं उसे हमें गलत यूज़ नहीं करना, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं पहले ही। तो ये कह रहे हैं फ्रेंच मार्शल आर्ट है ये, जिसमें हाथ और पैरों का इस्तेमाल करते हैं वेपन के तौर पर, हथियारों के तौर पर, अपने हाथों और पैरों से मतलब लड़ते हैं वो लोग। तो इसको हम क्या कहते हैं, सैवेत कहते हैं इसे, क्या, सैवेत, SAVATE। आपने पहली बार सुना होगा, इसीलिए तो इसका नाम है नॉट सो कॉमन, मतलब जो कि ज़्यादा कॉमन ना हो, ज़्यादातर लोगों ने ना सुना हो, ज़्यादातर लोगों ने जाना ही ना हो इसके बारे में कि ये पहले होता है नहीं होता है। सैवेट आपने पहली बार सुना होगा, मैंने भी पहली बार सुना, जब मैंने पढ़ा तो मैंने भी पहली बार सुना सैवेट कोई गेम होता है। ये भी एक मार्शल आर्ट टेक्निक होती है जिसमें हाथ और पैरों से लड़ाई की जाती है, लड़ा जाता है, मतलब हाथों और पैरों को इस तरह से ट्रेनिंग की जाती है जिससे इंसान अपने बचाव के लिए इस्तेमाल कर सके। फिर सेकंड है दिस गेम इज़ प्लेड, आपने बॉक्सिंग देखी होगी, बॉक्सिंग हाथ होता है खाली, सैवेट में क्या है, हाथ और पैर दोनों से लड़ते हैं। फिर सेकंड है हमारा दिस गेम इज़ प्लेड विद एन ओवल बॉल, ये कह रहे हैं ये गेम जो है एक ओवल शेप की बॉल होती है, अंडे का शेप जो होता है ना बच्चों, उसे कहते हैं ओवल। और जो हमारा बॉल हमारी होती है असलियत में वो कैसी होती है, पूरी स्फेयर शेप होता है उसका, पूरा गोल हर तरफ से। मगर हमारी जो वॉलीबॉल होती है, सॉरी हमारी जो ये है रग्बी जो है हमारा जिसे खेलते हैं वॉलीबॉल, ये हमारी कैसी होती है पूरी, सॉरी इट्स नॉट वॉलीबॉल, वॉलीबॉल हाथ से खेलता है, ये हमारी रग्बी बॉल है, मैं बार बार वॉलीबॉल कह रहा हूँ उसके लिए सॉरी। देखो बच्चों ये हमारे अंडे की शेप की बॉल होती है, पूरी गोल नहीं होती है, थोड़ी सी जैसे ऐसा लगता है कि एक बॉल को ऐसे करके दो साइड से खींच दिया हो, बॉल ऐसे पूरी गोल होती है। मगर ये वॉलीबॉल कैसी होती है, गोल की जगह ऐसे होती है, पूरी ऐसे तो गोल होती है, ऐसे करके ऐसे गोल होती है, मगर ऐसे करके गोल नहीं होती है, ऐसे करके कैसी होती है, ऐसे दो साइड से थोड़ी सी पिचक जाती है, मतलब ऐसे करके ऐसा लगता है बॉल हमारे पास गोल थी, ऐसा लगता है गोल थी हमारे पास, उससे ऐसे करके गोल से ऐसे दबा के ऐसे खींच दिया हो तो ऐसा शेप हो जाता है, उसका अंडे का शेप हो जाता है वो, ठीक है स्टूडेंट। उससे हम ये क्या है, द रूल इज़ दैट द प्लेयर होल्ड्स द बॉल एंड रन विद इट एंड ओनली पास इट बैकवर्ड। ये कह रहे हैं इसका रूल क्या होता है, जो प्लेयर होते हैं वो बॉल को अपने हाथों में दबाकर होल्ड करके पकड़ के भागते हैं, और अगर अपने दूसरे प्लेयर को पास करना होता है तो भागते समय में या जैसे भी रुक कर या जैसे भी वो पास आगे नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पास पीछे किया जाता है, जो पीछे वाले प्लेयर होते हैं उन्हें पास करते हैं, बैकवर्ड करते हैं। अब इसमें होता क्या है, जैसे हमारे फुटबॉल खेलते हैं हम, तो इसे फुटबॉल में गेम होता है, आपने पता नहीं होगा आपको बच्चों, रग्बी कहते हैं वैसे तो इसे। ये कह रहे हैं इट इज़ द नेशनल गेम ऑफ स्पेन, ये स्पेन का नेशनल गेम है, स्पेन का नेशनल गेम है। हमारा इंडिया का नेशनल क्या है, हमारे इंडिया का नेशनल गेम है हॉकी, और स्पेन का क्या है, रग्बी। तो जैसे कि हमें पता है रग्बी, हम तो रग्बी कहते हैं, मगर रग्बी को असलियत में फ़ुटबॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ़ुटबॉल कहा जाता है। रग्बी को वहाँ पर लोग बाग फुटबॉल कहते हैं, फुटबॉल ही नाम है इसका। वैसे ये पैर से नहीं खेला जाता है, क्या ये पैर से नहीं खेला जाता है, भागा जाता है इसे हाथ में लेकर, मगर जब पेनल्टीज़ होती हैं तो किक मारते हैं ये पैर से ही हैं। जैसे हमारे फुटबॉल में पेनल्टी होती तो पैर से किक मार के गोल करते हैं, पैर से मार के, वैसे ही इसे रग्बी में भी पैर से ही किक ली जाती है, बस एक दो जगह, मगर इसे हाथ से खेला जाता है और इसको फुटबॉल कहते हैं। अगर आप कभी कभी सर्च करेंगे फुटबॉल तो अब तो फुटबॉल आ जाता है गूगल पे, क्योंकि नॉर्मली हर कोई फुटबॉल कहते हैं जो हम पैर से खेलने वाली होती है। पहले इसे फुटबॉल कहा जाता था, और जो हमारी फुटबॉल है जो हम पैर से खेलते हैं गोल जो होती है वो हमारी सॉकर कहलाती थी। क्या कहलाती थी, सॉकर। आपने अगर डोरेमोन देखा होगा तो उसमें सॉकर खेलते हैं वो लोग और कहते हैं चलो सॉकर खेलने चल रहे हैं, है ना। नोबिता जो खेलता है वो कहता है चलो सॉकर खेलने चल रहे हैं, जियान उससे कहता है। तो सॉकर आपने देखा होगा, वो सॉकर कहते हैं फुटबॉल को, जिसे हम फुटबॉल कहते हैं उसे वो लोग सॉकर कहते हैं, और पहले सॉकर ही कहा जाता था फुटबॉल को। फिर वो पैर से खेली जाती है तो हर कोई उसे फुटबॉल कहने लगा, फुटबॉल फुटबॉल फुटबॉल। अब कहते 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 एक ने कहा, दो ने कहा, ऐसे कहते कहते सब उसे फुटबॉल कहने लगे। और हम गूगल पे अगर सर्च करते हैं फुटबॉल तो फुटबॉल भी अब वही आती है निकल के, ये हमारा रग्बी नहीं आता, और इसका नाम है हमारा रग्बी, ठीक है। मगर मेनली इसका नाम पहले क्या था हमारा, मेनली इसका नाम था हमारा फुटबॉल, और हम जो फुटबॉल कहते हैं उससे हम कहते थे सॉकर, ठीक है। सॉकर नहीं है, अब उसका नाम क्या है, फुटबॉल ही है, क्योंकि हर कोई उसे फुटबॉल कहने लगा। चलिए, तो यहाँ पर वही है, और ये हमारा स्पेन का मतलब नेशनल गेम है। जैसे हमारा हॉकी है इंडिया का, वैसे ये नेशनल गेम है स्पेन का, रग्बी। दिस स्पेनिश इज़ प्लेड with a hard rubber ball that is caught and thrown with a long curved wicker scoop strapped to one arm। क्या है इसमें, हाथ में देखिए, एक हाथ में बड़ा सा चमचा टाइप का, स्कूप टाइप का, ऐसा लगता है कि बड़ा सा एक नोकदार, इस तरह से बड़ा सा आगे से हाथ में होता है, पहने रहते हैं यूँ करके हाथ में, ठीक है। इस तरह से चमचा टाइप का होता है, बड़ा सा नोक सा। चमचा तो छोटा होता है मगर ये बहुत लंबा सा होता है, हुक टाइप का। आपने हुक देखा होगा, हुक, ठीक है, हुक टाइप का होता है।
तो हुक टाइप का ये हाथ में लिए होते हैं, पहने होते हैं, ग्लव्स टाइप का होता है, हाथ में पहने होते हैं। इससे क्या होता है, बॉल को कॉर्ड करके पकड़ के और इसी से दूसरे जगह पर फेंकना होता है। जैसे हम वॉलीबॉल खेलते हैं, एक साइड से दूसरी साइड पर, नेट के इस साइड हम टेबल या रैकेट खेलते हैं, तो अपने चिड़िया बल्ला जो होता है हमारा, तो हम रैकेट से मारते हैं, चिड़िया इस साइड उस साइड जाती है, हमारी शिटल जिसे हम कहते हैं। तो हमारी जो चिड़िया होती है इस साइड उस साइड जाती है। इसमें क्या होता है, बॉल होती है, हार्ड रबर की एक बॉल होती है, वो इस साइड से उस साइड फेंकी जा रही होती है और इससे ही पकड़ के दूसरी साइड फेंकते हैं, जिसकी गिर गई उसका पॉइंट हो गया। ऐसा होता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, जय अलई कहते हैं। क्या हम कहते हैं, जय अलई। ये स्पेनिश का है, मतलब ये भी स्पेन का ही एक गेम है। कहाँ पर खेला जाता है, स्पेन में ही खेला जाता है। फिर फोर्थ है, दिस रैकेट स्पोर्ट इज़ प्लेड विद अ होलो रबर बॉल इन अ कोर्ट। ये कह रहे हैं ये एक रैकेट स्पोर्ट है, ये रैकेट से खेला जाता है, जो कि एक होलो रबर होती है, मतलब एक रबर की बॉल होती है जो अंदर से खोखली होती है। आपने देखा होगा जब हमारी जो गद्दे की बॉल होती है, जैसे हम गद्दे की बॉल कहते हैं, गद्दा खाती है ना, वो उछलती है, जंप करती है, उसे हम उसे कहते हैं गद्दे की बॉल, ठीक है। तो वो हमारी क्या होती है, होलो रबर बॉल होती है, रबर की बॉल होती है, मगर जब वो फटती है, जब उसे कभी बॉल खेलते हैं फट जाती है, ख़राब हो जाती है, तो उसके अंदर कुछ नहीं होता है, खोखली होती है वो, तो उसे ही कह रहे हैं होलो रबर बॉल। तो इसे हम क्या कहते हैं, रैकेट बॉल कहते हैं। आपने देखा होगा दो लोग होते हैं, दोनों दीवार पर मारते हैं, और जब एक मारता है तो दूसरा मारता है, फिर दीवार से जब लग के आती है, ठीक है। ये आमने सामने नहीं खड़े होते हैं, दोनों दीवार की तरफ मुंह करके खेलते हैं, तो इसे हम कहते हैं रैकेट बॉल। क्या कहते हैं हम इसे, रैकेट बॉल, RACKUET, रैकेट अलग और BALL बॉल अलग, दो वर्ड हैं, ठीक है। फिर फिफ्थ पे आ जाते हैं, दिस आयरिश, आयरिश मतलब ईरान, ठीक है, सॉरी, दिस आयरिश टीम्स स्पोर्ट इज प्लेड विद स्टिक एंड बॉल बाय वुमेन। ये कह रहे हैं ये आयरिश गेम है, ठीक है, ठीक है, ये आयरिश गेम है। और ये कहाँ पर खेला जाता है, मतलब किसके ज़रिए खेला जाता है, ये प्लेड विद स्टिक के ज़रिए, जैसे हमारा हॉकी होता है स्टिक के ज़रिए, और बाई बॉल बाया वुमेन, औरतों के ज़रिए मेनली खेला जाता है ये। आपने बच्चों हमारे यहाँ पर इंडिया में देखा होगा, तो इसे जो है कैमोगी कहते हैं, और हमारे इंडिया में हम लोग हॉकी कहते हैं। तो उसी की तरह क्या होता है, ये गेम होता है जिसमें एक स्टिक है, देखिए बिल्कुल सेम हॉकी की तरह है, थोड़ी हॉकी स्टिक इनकी अलग लग रही है, मगर हमारा हॉकी स्टिक थोड़ा अलग होता है, सेम है, बस नीचे से इनका थोड़ा चौड़ा सा है, ठीक है। तो ये इसमें औरतों के ज़रिए खेला जाता है ये गेम, और मैन प्ले इट एज हर्लिंग, और जो आदमी हैं वो इसे एज अ हर्लिंग खेलते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं कैमोगी। हर्लिंग कहते हैं बच्चों शॉट मारना, शॉट मारने को कहते हैं हर्लिंग, ठीक है। तो इसमें फोर्स के साथ मारना, मतलब वही हॉकी की तरह है, बिल्कुल सेम गेम, इसे हम कहते हैं कैमोगी, ठीक है। ये आयरिश गेम है एक। फिर नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ प्रोपेलिंग एरोज विद द यूज़ ऑफ अ बो। ये कह रहे हैं एक ये प्रैक्टिस है प्रोपेलिंग एरोज को प्रोपेलिंग करना, धक्का देना, विद द यूज़ ऑफ बो, तीर, बो की मदद से, मतलब धनुष की मदद से। बो मतलब हमारा होता है धनुष, जिसे हम बाण भी कहते हैं। तो बाण में यानी धनुष में अपनी तीर लगा के हम उसकी मदद से हम क्या कहते हैं, एक प्रैक्टिस होती है जिसमें हम धक्का देते हैं, उसे फोर्स लगाते हैं, जिससे हमारा जो तीर होता है वो निकल कर दूर जाके गिरता है, या जहाँ पर हम निशाना लगा रहे होते हैं वहाँ पर जाके गिरता है। तो उसे हम कहते हैं आर्चरी, यानी तीरंदाजी, ठीक है। हम उसे क्या कहते हैं, तीरंदाजी कहते हैं, आर्चरी। फिर नेक्स्ट हमारा सेवेंथ, द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट ऑफ स्पेन इज़ अ डेयरिंग गेम इन विच द पार्टिसिपेंट्स हैव टू टैकल द चार्जिंग बॉल्स। ये कह रहे हैं सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर स्पोर्ट गेम है कहाँ का, स्पेन का। जो सबसे पॉपुलर स्पोर्ट गेम है स्पेन का वो है एक डेयरिंग गेम, खतरों का खेल है एक। इसमें क्या होता है, एक पार्टिसिपेंट जो होते हैं उन्हें जो है चार्जिंग बुल्स को, मतलब बुल होती हैं, सांड जिसे हम कहते हैं, भैंस जो होती हैं, भैंसें, बैल जो होते हैं, सॉरी, वो क्या होते हैं, भागते हुए आते हैं, उन्हें चार्जिंग बुल होती हैं, वो मारने के लिए आते हैं। अगर आपको वो सामने दिख जाएंगे, अगर आप उनके सामने आ गए तो आपको टक्कर मारेंगे, बहुत दूर जाके गिरेंगे, हो सकता है आपको वो हार्म कर दें, नुकसान पहुंचा दें। तो उससे आपको बचना होता है, टैकल करना होता है उससे, ठीक है, उससे बचना होता है, संभलना होता है। उससे हम क्या कहते हैं, बुल फाइट। आपने देखा होगा कभी बुल फाइट, लाल कलर का कपड़ा लेके उसे पहले बुल को बुलाते हैं, जैसे ही बुल आता है फिर कपड़ा हटा देते हैं, ठीक है, वहाँ से हट जाते हैं, भागते हैं, रन करते हैं, मतलब जितनी देर तक आप उससे बच सकते हैं उतना ही आप अच्छा खेलेंगे। अगर आपके बुल ने मार दिया तो यानी आप उससे आउट हो गए, आपके पॉइंट इतने नहीं रहे। इस तरह से होता है कि अगर जब तक आप बचते रहेंगे, ज़्यादा देर तक आप उसे टैकल करते रहेंगे तो आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। फिर यहाँ पर है हमारा स्पोर्ट्स क्विज़। स्पोर्ट्स क्विज़ यहाँ पर भी आपको पार्ट लिख लेना है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा है पार्ट नंबर 8 है। डेट का काम तो आपका है ये, और आपको ही करना है। और कौन सी डेट है ये भी आपको पता होगा, जिस दिन भी ये वीडियो यूट्यूब पर आती है उस दिन की यहाँ पर आपको डेट लिखनी होती है। स्पोर्ट्स क्विज़ है कुछ, हम यहाँ पर ये कह रहे हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है यहाँ पर, इन विच कंट्री दैट टेबल टेनिस ओरिजिनेटेड। ये कह रहे हैं कौन सी कंट्री है जहाँ पर टेबल टेनिस ओरिजिनेट हुआ था, मतलब टेबल टेनिस
स्टार्ट हुआ था गेम, जहाँ पर बताया गया कि हाँ टेबल टेनिस ऐसा गेम है, ऐसे खेला जाएगा, इस तरह से, ऐसे ऐसे, ठीक है। जो टेबल टेनिस हमारा ओरिजिनेट हुआ वो कहाँ पर, कौन सी कंट्रीज़ में ओरिजिनेट हुआ बच्चों, कौन सी कंट्रीज़ में ओरिजिनेट हुआ, एक मिनट। हाँ अब देखिए, ये ओरिजिनेट हुआ ऑप्शन नंबर सी हमारा इंग्लैंड में। टेबल टेनिस कहाँ पर हमारा शुरू हुआ था, इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पर देखिए दूसरा हमारा क्या है, इस पर आप टिक कर लिए, ठीक है, जो जो मैं बता रहा हूँ ऑप्शन। दूसरा हमारा विच स्पोर्ट इज़ गवर्न बाई अ सेट ऑफ रूल्स कॉल्ड क्वींसबेरी रूल्स। ये करें कौन सा ऐसा रूल, कौन सा ऐसा हमारा स्पोर्ट है जो कि हमारा एक सेट ऑफ रूल से, मतलब कुछ रूल्स के जो सेट होते हैं, जो कायदे कानून होते हैं उसके सेट से गवर्न होता है, उस रूल को हम कहते हैं क्वींसबेरी रूल्स। उन रूल्स को कहते हैं हम क्वींसबेरी रूल्स। तो वो कौन सा गेम है, कौन सा स्पोर्ट्स है, वो होता है बॉक्सिंग। तो बॉक्सिंग के जो रूल्स हैं, वो जो गवर्न होता है, किस रूल से के अंडर में आता है, उसे हम कहते हैं क्वींसबेरी रूल्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया बॉक्सिंग, इस पर आप टिक कर दिए। फिर थर्ड है हमारा, इज़ टेबल टेनिस एन ओलंपिक स्पोर्ट। ये कह रहे हैं क्या टेबल टेनिस एक ओलंपिक स्पोर्ट है। तो टेबल टेनिस भी हमारा ओलंपिक में खेला जाता है, खिलाया जाता है, टेबल टेनिस भी हमारा ओलंपिक में है। तो ये हमारा क्या है, यस। तो आप इस पर ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर दिए, यस। फिर फोर्थ है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट मैन टू टेक ऑल द 10 विकेट्स इन सिंगल इनिंग्स ऑफ अ टेस्ट मैच। ये कह रहे हैं सबसे पहले वो कौन सा आदमी था जो कि जिसने 10 विकेट लिए थे एक ही सिंगल इनिंग के अंदर, टेस्ट मैच के अंदर। मतलब कहीं टेस्ट मैच चल रहा होगा, ठीक है, उसने 10 के 10 अकेले विकेट लिए थे। मतलब 11 प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर में से अगर 10 विकेट हो जाते हैं तो 11वां तो वैसे ही हट जाता है, क्योंकि 11वें के साथ खेलने वाला कोई होता ही नहीं है, कम से कम 2 प्लेयर होने चाहिए लास्ट तक। तो 10 के 10 विकेट एक ही इनिंग के अंदर इन्होंने लिए थे। ऐसा नहीं कि अगले मैच में या दूसरे मैच में, इन्होंने 10 के 10 विकेट एक ही इनिंग में लिए थे। इनका नाम क्या है, जिम लेकर। क्या नाम है, जिम लेकर। बी ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आप टिक कर दिए, जिम लेकर। ये बहुत बड़ी बात हो गई, एक ही इनिंग के अंदर 10 के 10 विकेट ले लेना। वो अलग बात है कि 501 रन, एक विकेट लिया, 25 रन जब थे, फिर एक 50 पे, 200 पे, मतलब रन से मतलब नहीं है, मतलब विकेट है, मतलब है हमारा इनिंग से, एक ही इनिंग के अंदर इन्होंने ले लिए। क्योंकि टेस्ट मैच के अंदर तो कई इनिंग्स होती हैं, 5-5 दिन तक मैच चलते हैं, 6-6 दिन तक मैच चलते हैं। वैसे तो मोस्टली जो टेस्ट मैच होता है मैक्सिमम 5 दिन तक चलता है, और उससे पहले कितनी जल्दी खत्म हो जाए वो डिपेंड करता है। फिर फिफ्थ है, हु वॉज अवार्डेड द 2008 फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर। ये कह रहे हैं कौन 2008 का फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर जिसे अवार्ड मिला था, वो कौन था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या कीका। ठीक है, कीका, वैसे काका है प्लेयर, कीका ऐसे मुझे याद नहीं है, मगर प्लेयर का नाम है काका, ये ऑप्शन गलत लिखा है। फिर है डेविड बेकम। तो जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो आप सभी जानते हैं रोनाल्डो, वो 2008 का इन्हें फीफा फुटबॉलर अवार्ड मिला था, ठीक है, फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। फिर सिक्स्थ है, इसमें फुटबॉलर ऑफ द ईयर जब मिलता है जब सबसे अच्छी परफॉर्मेंस होती है, पूरे साल सबसे अच्छा परफॉर्म किया हो, सबसे अच्छा जो खेला हो, उसे हम कहते हैं फुटबॉलर ऑफ द ईयर। तो ये 2008 में फुटबॉलर ऑफ द ईयर रह चुके हैं, इनका नाम क्या है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सिक्स्थ है, द इन विच इंडियन स्टेट डिड द गेम ऑफ पोलो ओरिजिनेट। कह रहे हैं किच मतलब जो पोलो है वो ओरिजिनेट कहाँ हुआ था, किस स्टेट में हमारा जो पोलो जो गेम है, आपने पोलो देखा होगा, घोड़े पे बैठकर और उनके पास पोलो स्टिक होती है, उससे खेलते हैं, हॉकी की तरह होता है, गोल मारना होता है, बहुत लंबा होता है, ठीक है। तो ये क्या है, पोलो जो है ये किस इंडिया के किस स्टेट में हमारा ओरिजिनेट हुआ था, मेघालय में, राजस्थान में या मणिपुर में। तो ये कहाँ पर हुआ था, मणिपुर में, ठीक है। तो आप इस पर टिक कर दिए, मणिपुर में। फिर सेवन्थ है हमारा बच्चों, सेवन्थ है हमारा, एक मिनट, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन ऑल 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स ड्यूरिंग द सेम कैलेंडर ईयर। ये कह रहे हैं कौन सी पहली ऐसी वुमेन थी जो कि इंडिया से थी, कहाँ से, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन ऑल 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स ड्यूरिंग द सेम, इंडिया की नहीं है ये, बाहर की है। ये कह रहे हैं कौन सी ऐसी पहली वुमेन थी जिन्होंने चारों के चारों ग्रैंड स्लैम्स, ये अवार्ड होते हैं बच्चों, ठीक है, ये ग्रैंड स्लैम्स टूर्नामेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, लगातार कुछ, इसके मैंने पहले आपको बता चुका हूँ ग्रैंड स्लैम्स क्या होते हैं, आप इसके बारे में सर्च करिएगा। एक ही साल के अंदर, सेम कैलेंडर ईयर के अंदर, सेम ही ईयर के अंदर, सेम साल के अंदर ही इन्होंने चारों के चारों ग्रैंड स्लैम्स, जो टाइटल होता है एक तरह का ग्रैंड स्लैम्स, एक अवार्ड होता है, वो इन्होंने मतलब जीत लिए थे। इनका नाम क्या है, मॉरीन कैनोली। क्या नाम है इनका, मॉरीन कैनोली। तो आप इस पर टिक कर दिए। फिर एट्थ हैं, हु वॉज द फर्स्ट बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट टू बी गिवन आउट बाय द थर्ड अंपायर। क्या ये कह रहे हैं कौन सा ऐसा पहला बैट्समैन था हिस्ट्री के अंदर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट टू बी गिवन आउट बाय द थर्ड अंपायर,
जो कि कहाँ से किसके ज़रिए दिया गया था, थर्ड अंपायर के ज़रिए दिया गया था। हु वॉज द फर्स्ट बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट टू बी गिवन आउट बाय द थर्ड अंपायर, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर या नवाब पतौड़ी। तो कौन थे वो, नवाब पतौड़ी, सी ऑप्शन, इस पर आप टिक कर दिए। फिर हमारा है यहाँ पर प्लेग्राउंड यंग स्पोर्ट्समैन। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए हमने कहाँ तक कर लिया, ये आपके स्पोर्ट्स एंड क्विज एक बार दोबारा देख लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट हमारा है 34, ये हमारा कौन सा है 34। नेक्स्ट हमारा 35। नेक्स्ट ओपन करिए, पेज नंबर हमारा है ये वाला 43 है हमारा, पेज नंबर 44 ओपन करिए। पार्ट नंबर 8 दोनों हैं, ये भी हमारे 33 से पार्ट नंबर 8 स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर 33 पार्ट नंबर 8, 34 पार्ट नंबर 8, उसके बाद चैप्टर नंबर 35 पार्ट नंबर 8 और यहाँ पर 36 पार्ट नंबर 8। तो यहाँ पर हमने मेंशन नहीं कर रखा है, यहाँ पर भी आप मेंशन कर दिए पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 यहाँ पर लिख दिए बच्चों, और डेट अपने आप लिख दिएगा, हर बार बताऊँगा नहीं कौन सी डेट लिखनी है, आपको याद हो गई होगी अब तो, ठीक है। वीडियो जिस दिन आती है उस दिन की यहाँ पर आपको डेट लिखनी होती है। यहाँ पर हमने पार्ट नंबर 8 लिख दिया और यहाँ पर भी अपना पार्ट नंबर 8 यहाँ पर मेंशन कर दिए जल्दी से, और यहाँ पर भी लिख दिए डेट। ये सारे काम आपको ज़रूरी करने हैं और ज़रूर करने हैं, छोड़ने नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी डेट लिखनी है। चलिए इसका हम पढ़ते हैं ज़रा। चैप्टर नंबर 35 पेज नंबर 44 प्लेग्राउंड। ये कह रहे हैं मैच द वेन्यूज़ एसोसिएटेड विद देयर रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स। ये कह रहे हैं ये जो हमारे वेन्यूज़ हैं, जो इसमें वेन्यूज़ मतलब जो हमारे गेम खेले गए हैं, स्टेडियम हैं जिससे रिलेटेड हैं, वो आप इससे मिला दिए। यहाँ पर हैं वेन्यूज़, ये हमारे स्पोर्ट्स। पहला है हमारा ध्यानचंद स्टेडियम हैदराबाद। ध्यानचंद हमारे कौन थे, हॉकी प्लेयर थे। इनके बारे में अगर आपने नहीं सुना तो कुछ नहीं सुना, यानी आपको कुछ नहीं पता है, आपको पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। ध्यानचंद स्टेडियम जो है वो हैदराबाद में मौजूद है, और ध्यानचंद बहुत बड़े हॉकी के प्लेयर थे, ठीक है। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। उन्हीं के नाम पर हैदराबाद में ध्यानचंद स्टेडियम बनाया गया है, जो कि किसके लिए बनाया गया है बच्चों, ऑफकोर्स हॉकी के लिए ही बनाया गया होगा। जब ध्यानचंद जो है हॉकी के प्लेयर थे तो वो क्रिकेट का, उनके नाम पर क्रिकेट का स्टेडियम नहीं बनाया जाएगा, तो किस लिए बनाया जाएगा, वो हॉकी के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया, फर्स्ट का क्या हो गया, सॉरी मैच द फॉलोइंग करनी है ना आपको, तो इसका फर्स्ट का क्या हो गया, ई हो गया। ई पर आप फर्स्ट लिख दिए आप यहाँ पर, वरना आप अगर मैच करना चाह रहे हैं मैच कर दिए, मैच करेंगे बहुत लाइन इधर उधर कटेंगी, तो इससे अच्छा आप नंबर कर दिए खाली। ई पर लिख दिए आप फर्स्ट का हो गया ई। फिर हमारा है बिस्ली। बिस्ली कहाँ पर है, ये मौजूद है हमारा इंग्लैंड में बच्चों। कहाँ पर मौजूद है ये हमारा, इंग्लैंड में है। ये है जे, इसका है सेकंड का जे, 2 का क्या है जे, यानी शूटिंग के लिए करा जाता है ये, शूटिंग, ठीक है, शूटिंग के लिए करा जाता है ये। शूटिंग मतलब एक्टिंग नहीं, फायरिंग गोलीबाजी निशानेबाजी, उसके लिए करा जाता है, स्पोर्ट्स है, ठीक है। तो हो गया इसका 2 का जे हो गया, दूसरे का हो गया जे। फिर बच्चों थर्ड है यहाँ पर वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है, ये मुंबई में मौजूद है। कहाँ पर है ये वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में मौजूद है। और किसके लिए इसे यूज़ किया जाता है, मतलब किस यहाँ पर क्या खेला जाता है, तो वानखेड़े स्टेडियम पे खेला जाता है एफ, यानी हमारा खेला जाता है क्रिकेट। वानखेड़े स्टेडियम में क्या खेला जाता है, क्रिकेट। 3 के आगे, एफ के आगे लिख लिए 3। फिर फोर्थ है बच्चों हमारा, नेक्स्ट फोर्थ है हमारा टुकेनहम। क्या है, ट्विकेनहम। ट्विकेनहम लिखा है बच्चों, ये इंग्लैंड में है। ये कहाँ पर है, इंग्लैंड में है ये फोर्थ हमारा। ये कहाँ पर है, और सॉरी किस जगह है, ये इंग्लैंड में है। और क्या खेला जाता है इसमें, यहाँ पर रग्बी खेला जाता है। रग्बी जैसे कि मैंने अभी पीछे चैप्टर में आपने मतलब पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि रग्बी जो होता है, आपने देखा होगा उसमें एक बॉल होती है, फुटबॉल जैसी होती है, मगर वो थोड़ी पिचकी हुई होती है, साइड से थोड़ी फैली हुई, जो अंडे की शेप की होती है। उसे हाथ में दबाकर भागते हैं और दूसरे के गोल तक भागना होता है हाथ में लेकर, मतलब उसमें गोल में फेंकना नहीं होता है, हाथ में लेकर आप उसके गोल के लाइन के पार जाके खड़े हो जाइए तो गोल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ क्या खेला जाता है, इसमें रग्बी खेला जाता है। ये कहाँ पर है, आई, इस पर आप टिक कर मतलब नंबर 4 लिख दिए जल्दी से। हमारा 4 है, आई है, दोनों को मैच करना है, तो आप मैच करना चाह रहे हैं मैच कर दिए, वरना इसी के आगे 4 लिख दिए। फिफ्थ है हमारा तलकटोरा स्टेडियम न्यू दिल्ली। क्या, तलकटोरा स्टेडियम न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में हमारा तलकटोरा स्टेडियम में मौजूद है। और ये किस लिए है, हमारा स्विमिंग के लिए, यहाँ पर स्विमिंग के लिए बनाया गया है। हमारा हो गया के के आगे लिख लिए 5, ठीक है स्टूडेंट, के आगे लिख लिए 5, स्विमिंग के लिए है ये। 6th है हमारा कॉमनवेल्थ स्टेडियम कनाडा। इसका नाम ही यही है, कॉमनवेल्थ स्टेडियम। कहाँ पर मौजूद है, ये कनाडा में मौजूद है। क्या नाम है इसका, कॉमनवेल्थ स्टेडियम। और ये किस लिए यूज़ करते हैं, मतलब किस लिए बनाया गया है, ये फुटबॉल के लिए बनाया गया है कॉमनवेल्थ स्टेडियम। एन के आगे लिख लिए, हमारा जो एन है फुटबॉल, इसके आगे लिख लिए 6, ठीक है, यहाँ पर नंबर दे दिए 6।
फिर हमारा बच्चों 7th है, 7th आपको दिख रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल साफ दिख रहा होगा। चलिए हमें दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है। 7th है हमारा विम्बलेडन। विम्बलेडन हमारा है इंग्लैंड में, ये है हमारा लॉन टेनिस, जो आपने देखा होगा ग्राउंड पे टेनिस जो खेलते हैं तो उसे हम कहते हैं लॉन टेनिस। तो ये 7वां है हमारा, 8 ए से मिला दिए आप इसे, यानी ए के आगे लिख दिए लॉन टेनिस पे। फिर 8वां है हमारा ब्रूकलैंड, जो कि हमारा इंग्लैंड में मौजूद है। 8वां कहाँ पर है? ब्रूकलैंड है इसका नाम, कहाँ पर मौजूद है? इंग्लैंड में। ठीक है, ये स्नूकर के लिए है। स्नूकर आपने देखा होगा, अगर खेला होगा तो स्नूकर हमारा स्टेडियम है पूरा, क्या नाम है इसका? ब्रूकलैंड, इंग्लैंड में मौजूद है। तो ये स्नूकर खेला जाता है यहाँ पर बच्चों, तो इस पर 8 लिख दिए, जी के आगे लिख दिए 8। फिर 9th है हमारा चार्लोट, चार्लोटे लिखा है वैसे, चार्लोट कॉलिसियम। क्या? चार्लोट कॉलिसियम कहाँ पर है? यूएसए में है बच्चों। 9th है हमारा चार्लोट कॉलिसियम कहाँ पर है? यूएसए के अंदर मौजूद है। और ये किस लिए खेला जाता है? यहाँ पर क्या खेला जाता है? यहाँ पर बास्केटबॉल खेला जाता है, तो यहाँ पर बी के आगे लिख दिए 9th। फिर 10 है हमारा NDMC इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली। ये NDMC इंडोर स्टेडियम है, इसमें इंडोर गेम जो जहाँ पर खेले जाते हैं हम उसे कहते हैं इंडोर स्टेडियम। तो 10वां हमारा कहाँ पर है? 10वां है हमारा टेबल टेनिस, एम पे मिला दिए यहाँ पर, 10वां हमारा मिला दिए एम पे। तो ये हमारा हो गया टेबल टेनिस, यहाँ पर टेबल टेनिस खिलाता है। ये एक इंडोर स्टेडियम है, हमें पता है जो हमारा टेबल टेनिस गेम है वो इंडोर है। इंडोर मतलब जो हम घर के अंदर खेल सकते हैं, तो टेबल टेनिस हम खेल सकते हैं, फुटबॉल नहीं खेल सकते। कुछ भी खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे घड़ी तोड़ देंगे, कांच के बर्तन तोड़ देंगे, सब खराब कर देंगे। तो फुटबॉल क्या है? आउटडोर गेम है। ठीक है, फिर 11 क्या है हमारा? मेडिसन स्क्वायर गार्डन यूएसए। ये मेडिसन स्क्वायर गार्डन कहाँ पर मौजूद है? यूएसए में मौजूद है। 11वां ये किस लिए बनाया गया है? बॉक्सिंग के लिए है, यहाँ पर बॉक्सिंग करी जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर लिख दिए 11। उसके बाद है हमारा 12th है हमारा लियोन गोल्फ क्लब फ्रांस। लियोन गोल्फ क्लब हमारा जो फ्रांस में मौजूद है, यहाँ पर क्या खेला जाता है? जब गोल्फ क्लब है, इसका नाम ही गोल्फ क्लब है, तो ऑफकोर्स गोल्फ ही खेला जाता होगा। तो ये हो गया हमारा सी ऑप्शन, 12वां हो गया। यहाँ पर सी से मिला दिए, इसका ऑप्शन नहीं है बल्कि मतलब सी वाले से मिला दिए 12वां। यहाँ पर जो गोल्फ है इससे मैच कर दिए, या तो फिर यहाँ पर नंबर लिख दिए। फिर हमारा 13 है अंबेडकर स्टेडियम न्यू दिल्ली। हमारा जो अंबेडकर स्टेडियम न्यू दिल्ली में मौजूद है बच्चों, वहाँ पर क्या खेला जाता है? वहाँ पर खेला जाता है फुटबॉल। ये हमारा हो गया ओ से मिला दिए, ओ से मैच कर दिए 13, या यहाँ पर नंबर लिख दिए 13, तो हमारा हो गया फुटबॉल। फिर 14 है हमारा पुटने, यानी पुटने जो है ये इंग्लैंड में मौजूद है। क्या? पुटने है ये हमारा इंग्लैंड में मौजूद पुटने 14। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? बोट रोइंग, इसमें बोट रोइंग, बोट चलाना, बोट रोइंग के लिए सिखाया जाता है। पुटने कहाँ पर है? ये इंग्लैंड में। 14 हो गया हमारा डी के साथ, तो डी से आप मैच कर दिए, वरना यहाँ पर नंबर लिख दिए। 5th हमारा डॉजर स्टेडियम यूएसए। हमारा डॉजर स्टेडियम यूएसए में मौजूद है। 15वां ये क्या है और इसमें क्या खेला जाता है? यहाँ पर खेला जाता है बेसबॉल। क्या आता है हमारा? क्या खेला जाता है? बेसबॉल बैट। आपने देखा होगा बेसबॉल होता है, एक हाथ में गोल सा बल्ला होता है, उसमें एक भारी सी बड़ी सी वाइट कलर की बॉल होती है, वो फेंकी जाती है और फिर बेसबॉल बैट से वो मारते हैं दूर तक, फिर रन करते हैं, रनिंग करते हैं। कौन खेलता है ऐसे गेम? नोबिता के अंदर, मतलब नोबिता और जियान सुनियो खेलते हैं। कहाँ पर? डोरेमोन के अंदर, आपने देखा होगा कभी। तो वो बेसबॉल होता है। ठीक है बच्चों, कहाँ पर है ये? यूएसए के अंदर है, डोजर स्टेडियम नाम है इसका। कहाँ पर क्या खेला जाता है? यहाँ पर बेसबॉल खेला जाता है। एच के साथ इसे मिला दिए, तो आप इसे देख लिए। पहला हमारा 7th है ए से, 9 है बी से, 12 सी से, 14 डी, फिर 1 सी, 3 एफ एच जी, सॉरी 8 जी, 15 एच, 4 आई, 2 जे, 5 के, 11 एल, 10 एम, 6 एन, 13 ओ। ये हमारी सारी क्या हो गई? मैच द फॉलोइंग हो गई। और आपको यहाँ पर स्टेडियम कुछ दिख रहे होंगे बच्चों। ये हमारा क्रिकेट स्टेडियम, ये हमारा बास्केटबॉल स्टेडियम, ये हमारा गोल्फ स्टेडियम और ये हमारा फुटबॉल स्टेडियम। गोल्फ स्टेडियम आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर गड्ढे गड्ढे बने हुए हैं, तो इसके अंदर क्या होता है? यहाँ से मारते हैं इधर उधर ग्राउंड से, इस गड्ढों के अंदर होल होते हैं छोटे छोटे। ये यहाँ से, सॉरी यहाँ से मारते हैं और इधर उधर हमारे छोटे छोटे होल बने होते हैं। ये कहा जाता है गोल्फ की, जो गोल्फ खेलने वालों के लिए मतलब बहुत पैसा होना चाहिए गोल्फ के खेलने के लिए, क्योंकि इसका जो ग्राउंड होता है इसे मेनटेन करने के लिए ये समझ लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है। सबसे महंगा जो ग्राउंड होता है वो होता है गोल्फ बनाने के लिए। क्रिकेट का, बेसबॉल, कहीं भी कोई सा भी, वॉलीबॉल कोई सा भी ग्राउंड ले लिए और गोल्फ का ले लिए, सबसे महंगा ग्राउंड मतलब सबसे ज़्यादा जो पैसा लगाया जाता है गोल्फ खेलने वाले लगाते हैं। ये कहा जाता है जो गोल्फ खेलता है यानी वो समझ लो बहुत ज़्यादा लखपति है, करोड़पति आदमी है, तभी खेल सकता है। क्योंकि जो गोल्फ खेलने वाले होते हैं उसे गोल्फ एक तो बहुत अमीर लोग खेलते हैं। अमीर लोग क्यों?
क्योंकि ये जो इसका ग्राउंड होता है उसे मेंटेन करने के लिए इतना पैसा खर्च होता है। अब आप देखिए इसका ग्राउंड देख के ही आप समझ जाएंगे इसे कितना पैसा लगता है इसे बनाने में। हर ज़र्रा इसका छोटी सी छोटी बारीक से बारीक चीज़ इसकी मेंटेन की जाती है कि कितनी ढलान देनी है, कहाँ पर ऊंचाई करनी है, हर एक चीज़। क्रिकेट पिच की तरह नहीं कि बस एक गोल सा सर्कल बन गया, एक गोल सी पिच बन गई, बीच में गड्ढा खोद दिया और उसे चिकना कर दिया, बस बॉल कराई जा रही है और फेंकी जा रही है, खेला जा रहा है। इसमें इतना पैसा खर्च होता है कि हर किसी की बस की बात नहीं होती ऐसे खेलना। ठीक है, तो इसमें जब मिलियनियर होते हैं ना, करोड़पति लोग होते हैं, वो लोग खेलते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आया पेज नंबर 45 पार्ट 8 चैप्टर नंबर 36। यहाँ पर भी पार्ट लिख लिए, यहाँ पर भी डेट लिख लिए। फिर हमारा यंग स्पोर्ट्स पर्सन, कुछ यंग स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चों। दीज स्पोर्ट्स पर्सन अटेंड सक्सेस एट अ वेरी यंग एज। ये कह रहे हैं ये स्पोर्ट्स पर्सन जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं बच्चों, इन्होंने जो है जो सक्सेस है, जो काबिल मतलब जो ये कहते हैं ना सक्सेस हासिल करना, तो ये जो सक्सेस हासिल की इन्होंने, तो ये जो सक्सेस हासिल की ये बहुत छोटी उम्र में हासिल की, इसीलिए इन्हें कहा जाता है यंग स्पोर्ट्स पर्सन। मतलब बहुत छोटे उम्र में ही इन्होंने इतनी सक्सेस हासिल कर ली, कामयाबी हासिल कर ली। मतलब रीड द डिस्क्रिप्शंस एंड राइट द करेक्ट नेम इन द ब्लैक स्पेस। ये कह रहे हैं चलिए अब इनकी डिस्क्रिप्शन जो इनके बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ है उसे पढ़िए और इनकी जो खाली जगह हैं उन्हें भर के, मतलब इनके नाम लिख दिए वहाँ पर, उनके उन्हें भर दिए, फिल कर दिए। तो पहला है डैश बिकेम द यंगेस्ट वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट एट द एज ऑफ 13 ईयर। ये कह रही हैं इससे सबसे पहली एक ऐसी औरत थी या सबसे पहली एक ऐसी महिला थी या बच्ची के लिए 13 ईयर की हैं तो सबसे पहली एक ऐसी फीमेल लेडी थी, लेडी तो फीमेल होती है, मतलब सबसे पहली एक ऐसी महिला थी जिन्होंने 13वीं साल में, मतलब 13 साल की उम्र में और 11 महीने की, मतलब 14 ईयर की होने ही वाली थी एक महीने बाद, जब ये 13 साल 11 महीने की थी तब इन्होंने जो माउंट एवरेस्ट यानी जो हमारा सबसे वर्ल्ड हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी दुनिया की, सबसे पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी क्या है, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक कौन सी, माउंट एवरेस्ट, वहाँ पर चढ़ाई की थी, सब वहाँ पर चढ़ी थी। ये वाला बैलेंस तो फालतू में दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट, ये कुछ नहीं है। ये 13 ईयर 11th मंथ एक है, 13 साल 11 महीने की जब थी। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है मलावत पूर्णा। क्या नाम है, मलावत पूर्णा, MALAVATH, मलावत POORNA, मलावत पूर्णा। ये सबसे पहली सबसे छोटी ऐसी लड़की थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट 13 साल 11 महीने के उम्र में ही चढ़ा था। फिर सेकंड है बच्चों शिवा केशावन। क्या, शिवा केशावन। ये क्या है, बिकम सोलो इंडियन टू पार्टिसिपेट इन 1988 विंटर ओलंपिक एट द एज ऑफ 16। ये जब 16 साल के, तो ये सबसे पहले एक ऐसे थे जो सोलो इंडियन, सोलो कहते हैं बच्चों अकेले। देखो इसके अंदर जो है टूर्नामेंट जो होते हैं ओलंपिक के अंदर, वो टीम वाले भी होते हैं, सोलो भी होते हैं, ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा रैकेट जो होता है, जो हमारा रैकेट होता है, ये टेबल टेनिस होता है, वो सोलो भी खेलाता है, मतलब अकेले भी रैकेट खेलते हैं और टीम के साथ खेलते हैं, दो दो। तो ये पहले एक ऐसे इंडियन थे जो सोलो इंडियन थे, मतलब सोलो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, अकेले, टीम वाला नहीं, टीम वाले गेम नहीं खेले थे इन्होंने, अकेले खेले थे। 1988 में जो विंटर ओलंपिक हुआ था, और ये कितने साल के थे, 16 साल के थे जब इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ही हैड नो ट्रेनिंग और इक्विपमेंट, और ना ही इन्होंने कोई ट्रेनिंग की थी, ना ही इनके पास कोई इक्विपमेंट्स थे, ठीक है, जब ये 16 साल के इन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। क्या नाम है इनका, शिवा केशावन। वैसे अगर इनमें से ये हैं शिवा केशावन तो देख के तो लगता नहीं है 16 साल के हैं ना बच्चों। चलिए थर्ड पे आ जाते हैं। ऑन 28 नवंबर 1992 एट द एज ऑफ 19 ईयर्स। ये कह रहे हैं 28 नवंबर 1992 की बात करें, 1992 की बात करें, तो ये कह रहे हैं 28 नवंबर 1992 की है। एट द एज ऑफ 19 ईयर्स एट द एज ऑफ 19 ईयर्स एंड 218 डेज, 19 साल 218 दिन के जब थे। ही बिकेम द यंगेस्ट क्रिकेटर टू स्कोर 4 सेंचुरीज़। क्या, ये सबसे पहले ऐसे क्रिकेटर थे, सबसे छोटे ऐसे क्रिकेटर थे जो कि 19 साल 218 दिन के थे। क्या, 19 साल 218 दिन के थे। ये सबसे पहले ऐसे यंगेस्ट क्रिकेटर बने जिन्होंने 4 सेंचुरीज़ मारी, सरपासिंग द रिकॉर्ड ऑफ जॉर्ज हेडली ऑफ वेस्ट इंडीज़, जिन्होंने जॉर्ज हेडली जो थे वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर थे। ये कहाँ के प्लेयर थे, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर थे जॉर्ज हेडली। इनका पहले रिकॉर्ड चल रहा था, अच्छा। फिर उसके बाद जब सचिन तेंदुलकर आ रहे हैं हमारे कहाँ के, इंडिया के, इनका नाम क्या है, सचिन तेंदुलकर, ये कहाँ के, इंडिया के। इन्होंने 19 साल 218 दिन के जब थे ये, मतलब 19 साल के थे और 218 दिन हो चुके थे, तब इन्होंने 4 सेंचुरीज़ मारी थी। उसके बाद इन्होंने जॉर्ज हेडली का, ये जो इनका जॉर्ज हेडली का जो क्या था रिकॉर्ड जो था उसे तोड़ दिया, मतलब जॉर्ज हेडली को पीछे कर दिया। सरपासिंग मतलब पीछे करते हुए, उन्हें हराते हुए आगे निकल गए। इनका नाम क्या है, सचिन तेंदुलकर।
फिर फोर्थ है हमारा, डैश वॉज 15 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही रिसीव द नेशनल ऑनर इन जूनियर चेस। ये कह रहे हैं ये 15 साल की थे जब इन्होंने नेशनल ऑनर इन जूनियर चेस में जीता। मतलब नेशनल ऑनर एक प्राइज़ होता है जूनियर चेस का, जब गेम हुआ होगा तो उसमें एक प्राइज़ मिलता है। तो ये जूनियर चेस जो कंपटीशन था उसमें इनका नाम क्या है, हरि कृष्णन। इन्होंने 15 साल की उम्र में ये जीता था। ठीक है स्टूडेंट, इनका नाम क्या है, हरि कृष्णन। फिर फिफ्थ हमारा, डैश बिकेम द यंगेस्ट टू विन द फार्मूला एशिया चैम्पियनशिप। ये कह रहे हैं जो फार्मूला एशिया चैम्पियनशिप होती है उसमें ये सबसे पहले सबसे यंगेस्ट आदमी हैं जिन्होंने ये फार्मूला एशिया चैम्पियनशिप जीती थी। इनका नाम क्या है, करुण चंदोक। क्या नाम है इनका, करुण चंदोक, KARUN, करुण CHANDOK, करुण चंदोक। फिर सिक्स्थ है हमारा लास्ट, डैश वॉन द अंडर 10 गर्ल्स टाइटल इन द वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप हेल्ड एट कैनिस इन 1997। शी वॉज द यंगेस्ट चेस चैम्पियन। ये चेस चैम्पियन है। ठीक है, ये कह रहे हैं ये जो है जब अंडर 10 गर्ल्स मतलब 10 लड़कियां ऐसी थीं जिन्हें वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप में नाम दिया गया था, जो कि कहाँ पर हुआ था, कैनिस में हुआ था। उसके अंदर ये जीती थी, 10 लोगों के अंदर ये जीती थी, ये भी थी उसमें शामिल, ये जीती थी। और 1997 के अंदर हुआ था ये, कहाँ पर हुआ था, कैनिस के अंदर, कैनिस जगह है वहाँ पर ये चैम्पियनशिप हुई थी। और शी वॉज द यंगेस्ट चेस चैम्पियन। और ये जो है सबसे छोटी चेस चैम्पियन थी उस 10 के अंदर। ठीक है, जो कहाँ पर हुआ था, कैनिस के अंदर 1987। ठीक है, 1997 के अंदर, बल्कि 1997, आई थिंक 97 होता है, जो भी होता है। चलिए, तो यहाँ पर बच्चों आपका पार्ट 8 कंप्लीट हो गया। अब ये हमारा पार्ट 9 में होगा 37 से स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पर हमारा पार्ट 8 कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर आप पार्ट वार्ट लिख लीजिएगा अच्छे से हर चैप्टर पे, जैसे मैंने लिखा है हर चैप्टर पे आप भी यहाँ पर पार्ट मेंशन कर दीजिएगा। अब इसके कंटेंट पे आ जाते हैं। चलिए जल्दी से इसका कंटेंट ओपन करिए, आपको हम दोबारा से सिलेबस बताते हैं। तो इसका देखिए बच्चों, कंटेंट है हमारा PA2 का चैप्टर नंबर 33 से चैप्टर नंबर 48 से। दोबारा आप समझ लिए इसे, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 33, 34, 35, 36 कितने पार्ट में हमने डिवाइड किया है। ये जो हमारा PA2 आपका जो टेस्ट होगा उसमें 33 से लेकर 48 तक आएंगे। कितने चैप्टर हैं, 16 चैप्टर। ये 8 और 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये 16 चैप्टर आपके किस में आने हैं, PA2 में आने हैं, जो आपका पीरियोडिक असेसमेंट सेकंड होगा। PA की फुल फॉर्म क्या होती है, पीरियोडिक असेसमेंट। ठीक है, ये PA सेकंड जो होगा आपका, इसमें 16 चैप्टर आएंगे, जिसमें हमने 4 हिस्सों में इसे डिवाइड करा है। मतलब हम 4 हिस्सों में इसकी वीडियो बनाएंगे, जो कि आज हमारी किसकी हुई, पार्ट नंबर 8 की। एक हिस्सा हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 9, उसके बाद 10, फिर 11। आज हमारा पार्ट नंबर 8 कंप्लीट। इसमें हमने 4 चैप्टर पढ़े, चैप्टर नंबर 33, 34, 35 और 36। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 9 में 37, 38, 39, 30, 40, यानी इसमें भी हम 4 चैप्टर पढ़ेंगे। फिर हमारा पार्ट नंबर 10 में हम क्या पढ़ेंगे, 41, 42, 43, 44, ये भी हम 4 चैप्टर ही इसमें कवर करेंगे। और पार्ट नंबर 11 में भी हम 4 चैप्टर कवर करेंगे। कौन कौन से, 45 चैप्टर नंबर 46, चैप्टर नंबर 47, चैप्टर नंबर 48। तो एक हमारा पार्ट हो चुका है, 1, 2, 3, ये 3 पार्ट रह गए हैं बच्चों। और ये इसमें जैसे कि हमारे 16 चैप्टर हैं, तो 16 चैप्टर कम नहीं होते हैं, याद करने के लिए बहुत होते हैं। ठीक है, 16 चैप्टर ज़्यादा होते हैं। और जीके में तो थोड़े थोड़े वर्ड होते हैं, थोड़ा थोड़ा गिवन होता है, उसे ही देख के उसे ही समझ के याद करना होता है। तो बच्चों इसे हाथ के हाथ याद करिए, ज़्यादा दिन तक नहीं टालना है। अगर आप लास्ट दिन के लिए टालेंगे, एक दिन पहले पढ़ेंगे, तो एक दिन पहले 16 चैप्टर याद करना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे जैसे आप वीडियो देखते हैं फ़ौरन के फ़ौरन 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद बैठ गए पढ़ने के लिए, 1 दिन में 2 दिन में मुश्किल से 3 घंटे लगेंगे, इसे पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप हाथ के हाथ तैयार करिए। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।